हे हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस मैं बोल रहा था, मुझे पता मुझे देर हो गई नई वीडियो लाने में, लेकिन अब आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन गाइस वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। और एक बात, तुमने कमेंट भी करना बंद कर दिया है। गाइस मैंने तुमसे पहले भी बोला था, आपका एक प्यारा कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और देखो, मैं वीडियो डालता हूँ और तुम उस वीडियो को देखकर कमेंट करते हो, तो इससे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच एक अच्छा कनेक्शन है। और हाँ, जो भी नया बंदा आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैंने 5000 सब्सक्राइबर का गोल सेट किया है। तो इससे पिछले वीडियो में सेरिज़ावा और यूका किस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक्टिंग के लिए, लेकिन तभी उनको नत्सु देख लेता है और यूका सेरिज़ावा से प्यार करती है और उसके कंप्यूटर में सेरिज़ावा नाम का फोल्डर भी है। और आज के वीडियो में यूका ने आखिरकार कह दिया मियाबी को कि यूका प्यार करती है और इन दोनों के बीच दूरी बन जाती है। और आज रूई की पहली मंथली डेट भी है और हिना तनाबे के साथ एक एलीट पार्टी में गई होती है, लेकिन उसकी बेइज्जती भी होती है किसी चीज के वजह से। वैसे गाइस इस सीरीज को मैं नॉर्मल स्टोरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्टोरी बहुत ही ज्यादा डीप इमोशन वाली है। और गाइस आज वीडियो में ये सीन आने वाला है। ये पोस्ट मैंने 3 महीने पहले डाली थी, आखिरकार आज आ ही गया ये सीन। और गाइस आज की वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। और गाइस अब से मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को बड़ी बड़ी वीडियो बना के खत्म कर दूं, 6 या 7 वीडियो में। गाइस मैं ये बोल रहा हूँ कि कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी हर वीडियो 30 मिनट से ऊपर की ही आएगी, ठीक है? तो बस मुझे इतना ही कहना था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सेरिज़ावा बोलती है, पर सिर्फ मेरी एक्टिंग सुधारने के लिए मैं तुमसे ऐसा करने को नहीं कह सकती। यूका बोलती है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे तुम्हारी एक्टिंग पसंद है, इसीलिए मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बस चलो कोशिश करते हैं, तुम्हें बस इसका एहसास होना चाहिए। मैं लड़का बनकर पहले लीड करूंगी। मियाबी बोलती है ओके, और फिर मियाबी अपनी आंखें बंद कर लेती है। यूका उसके फेस को देखती है, फिर यूका मन में बोलती है, मैंने हमेशा से मियाबी को देखा है। वो जिद्दी है, मुकाबला करने वाली और थोड़ी अक्कड़ू भी, दयालु है और प्यारी भी। मेरे से बेहतर उसे कोई नहीं जानता, और फिर भी मैंने उसे पहले कभी किसी को ऐसे देखते हुए नहीं देखा। यूका उसके साथ बहुत से पालों को याद कर रही है। फिर दोनों किस कर लेते हैं। फिर यूका मन में बोलती है, अगर मैं एक मर्द होती तो शायद मुझे अपने एहसास छुपाने नहीं पड़ते, शायद मुझे इस तरह तड़पना नहीं पड़ता। अब चैप्टर का नाम है अगर ये उम्मीद के खिलाफ है तो फिर। नत्सुओ अचानक दरवाजा खोलता है और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। यूका और मियाबी दोनों को किस करते हुए देखता है, फिर दोनों उसे भी हैरानी से देखती है। फिर देखते हैं मियाबी उससे दूर करते हुए बोलती है, फुजिकुन रुको, ये वो नहीं है जो दिख रहा है, हम सीरियस नहीं हो रहे थे, ये सिर्फ प्रैक्टिस थी। और फिर इतना बोलते हुए वो रो पड़ती है। फिर यूका भी उससे देखती है, पहले यूका ने भी कभी ना देखा था। गाइस मुझे लगा नहीं था कि सेरिज़ावा रो पड़ेगी। फिर सेरिज़ावा भागकर चली जाती है उधर से। फिर यूका बोलती है, हम अगले प्ले के एक रोल के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। मियाबी ने किसी को ये कहते सुना था कि ऐसा लगता है जैसे उसने कभी किसी को किस नहीं किया। नात्सो बोलता है, ओह समझ गया, मैं काफी हैरान हो गया था। फिर यूका बोलती है, मियाबी जैसी है उससे ऐसी ही उम्मीद थी, मेरे लिए ये अलग था। नात्सु बोलता है, क्या? फिर यूका बोलती है, हे फुजिकुन, तुम मियाबी के बारे में क्या सोचते हो? नात्सु बोलता है, क्या? यूका बोलती है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस ईमानदार रहो। नात्सु बोलता है, खैर वो थोड़ी जिद्दी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है वो काफी एक्सप्रेसिव है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो एक ऐसी साथी है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यूका बोलती है, तुम एक अच्छे लड़के हो फुजिकुन। फिर बोलती है, मेरे लिए तो मियाबी सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर थी। नात्सु बोलता है, ज्यादा। फिर यूका बोलती है, यार तुम कितने बुद्धू हो, मेरा मतलब है मैं उसके लिए वैसा ही महसूस करती हूँ जैसा तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करते हो, लेकिन लगता है अब मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसने मेरे लिए आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है। उसके आंसुओं ने मुझे वो सब बता दिया जो मुझे जानने की जरूरत थी। काश हम अपनी जगह बदल सकते, काश मैं तुम्हारी जैसी होती। नात्सु भी ये सुन के शौक में है। नात्सु को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्योंकि नात्सु थोड़ा सा पागल है ना। फिर घर पर सीन शिफ्ट होता है। हम फिर देखते हैं रूई काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके हाथ में लग गई थी ना। फिर नात्सु आता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? रूई बोलती है, मैं थोड़ा काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने लंच के बाद से कुछ बार कोशिश की है, लेकिन मेरे हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे। फिर नात्सु बोलता है, तुम्हें अकेले प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्या होगा अगर तुम्हें फिर से चोट लग गई? रूई बोलती है, देखो मुझे लगा था कि मुझे ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। फिर नात्सु बोलता है,
तो कम से कम मुझे लाइन पर एक मैसेज तो भेज दिया करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं जल्दी घर आ जाया करूंगा। मैं अभी भैया मोड में हूँ, ठीक है? चिंता मत करो, आराम से, बस धीरे धीरे करो। रूही बोलती है, मैंने कर दिखाया, शुक्र है भगवान का। मुझे लगा था मैं फिर कभी किचन का चाकू नहीं पकड़ पाऊंगी। नात्सु बोलता है, मैं जानता हूँ तुम घबरा रही हो, लेकिन बस छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। रूही बोलती है, तुम जानती हो ऐसे मौके मुझे याद दिलाते हैं कितना अच्छा लगता है जब मुश्किल वक्त में कोई साथ देने वाला हो। बस तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत थी। मुझे खुशी है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ओह, मुझे लगा था कि मैं अभी तुम्हारा भैया मोड में हूं, है ना? फिर नात्सु मन में वो बात सोचता है युका ने नात्सु से कही थी, छुपे हुए एहसास, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन एक अलग रूप में। फिर नात्सु बोलता है, हे, अगर हम दोनों लड़कियां होते या फिर लड़के होते तो क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर भी साथ होते? रूही बोलती है, ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकती। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर उन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो अब तक हमारे साथ हुई हैं, तो मुझे लगता है कि मैं फिर भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। नात्सुओ बोलता है, आई सी, मेरा मतलब है अगर ऐसा होता तो क्या हम खुलेआम गेट्स पर जा पाते? शायद उस हाल में हमें कोई शक की नज़र से नहीं देखता। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं युका सेरेजावा के घर पर आती है। फिर बोलती है, मियाबी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मियाबी बोलती है, ओ जरूर। युका बोलती है, स्कूल में जो हुआ उसके लिए माफ करना। मियाबी बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो कि मैं टूट गई थी, तुम तो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। फिर युका बोलती है, मैं यहाँ गुड बाय कहने आई हूँ। फिर युका बोलती है, सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि इसे भुला दूं और एक्टिंग करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर युका बोलती है, मैं अब इसे और नहीं झेल सकती। मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है मियाबी। और बेशक मेरा मतलब है एक दोस्त से कहीं ज्यादा। इसलिए जब मैंने कहा कि वो किस सिर्फ प्रैक्टिस थी तो वो सिर्फ एक बहाना था। मैंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब और सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनने का नाटक नहीं कर सकती। अब तक के लिए सब कुछ के लिए शुक्रिया मियाबी। फिर सीन चेंज होता है। फिर नात्सु मन में बोलता है, मुझे हैरानी है कि कुसानागी सान में मुझे सब कुछ क्यों बता दिया। वो इसे आसानी से टाल सकती थी और राज रख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी हिम्मत हार चुकी है। फिर नात्सु गेट खोलता है और सामने मियाबी होती है। फिर नात्सु बोलता है, ओ हे, सब कैसा चल रहा है? अब कल के लिए माफी चाहता हूँ, मैं गलत वक्त पर आ गया था, है ना? लेकिन कुसानागी सान ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम रोल के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, है ना? मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन जब उसने समझाया तो बात समझ में आ गई। मुझे लगा कि तुम जैसी गंभीर लड़की के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर तभी देखते हैं मियाबी भाग कर आती है और उससे चिपक जाती है और रोती है, और नात्सु भी हैरान हो जाता है। चैप्टर का नाम है दोस्ती का नतीजा। फिर नात्सुओ बोलता, हे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फिर तभी गेट खोलने की आवाज आती है। फिर इबुकी और जिन आते हैं। तभी वो इस सीन को देखकर दोबारा से गेट बंद कर देते हैं। फिर इबुकी बोलता है, चलो ये तो कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों साथ हैं। जिन बोलता है, रुको, क्या ये धोखा दे रहा है? लड़का बोलता है, कॉलेज जाते ही सब बदल जाता है। नात्सु घबराकर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर नात्सु बाहर आकर बोलता है, बस इसकी एक परेशानी थी और इसे मेरी सलाह चाहिए थी। इबुकी बोलता है, किस तरह की परेशानी? नात्सु बोलता है, ये एक नाजुक मामला है जो तुम जैसे गवारों को समझ नहीं आएगा। फिर इबुकी गुस्से में बोलता है, क्या बोला तूने? दोबारा बोल, तेरी तो। फिर सीन चेंज होता है। नात्सु बोलता है, तो क्या हुआ? क्या ये उस बारे में है जो मैंने कल देखा या कुछ और? मियाबी बोलती है, उसने कहा कि वो अब और सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकती। नात्सु बोलता है, तुम्हारा मतलब? चिंता मत करो, मुझे पहले से पता है। उसने कल खुद मुझे सब कुछ बता दिया था। वो काफी परेशान लग रही थी, जैसे उसके पास अब कोई रास्ता ना बचा हो। मियाबी बोलती है, इतने वक्त से मुझे बस यही लगा कि हम दोनों पक्के दोस्त हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि युका मुझे उससे बढ़कर कुछ समझती होगी। मेरा मतलब है, पहले उसका एक बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, लेकिन फिर अचानक उसने कह दिया कि वो हमेशा से मुझसे प्यार करती आई है और वो इसलिए जा रही है क्योंकि अब वो मेरे करीब रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नात्सुओ मन में सोचता है, मैं इसे क्या कहूं? इस तरह के तजुर्बे वाला मैं सिर्फ कोबयाशी सान को जानता हूं। माना कि वो इस बारे में हमेशा खुलकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी गहरी डिटेल्स नहीं दी। मैं अभी इस काबिल नहीं हूं कि इसे कोई सजेशन दे सकूं। फिर पीछे से नारा आता है और बोलता है, क्यों तुम दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए हैं?
क्या सेरिजावा रो रही है? फुजी, क्या तुमने इसे रुलाया है? नात्सु बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर नारा बोलता है, ओ हाँ सेरिजावा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? कुसानागी ने अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था और कहा कि वो क्लब छोड़ रही है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? फिर से मियाबी रोने लगती है इस बात को सुनकर। फिर नारा बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि यही बात होगी। सेरिजावा बोलती है, क्या मैं उन्हें बता दूं? फिर नात्सुओ उन दोनों से बोलता है, क्या तुम वादा करोगे कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे? फिर सीन चेंज होता है। नारा बोलता है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें थोड़ा हैरान होने के लिए दोष नहीं दे सकता। नारा बोलता है, खास तौर पर अगर तुमने पहले कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं जाना हो। नात्सुओ बोलता है, तुम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे। खैर, कॉलेज में तुम्हें हर तरह के लोग मिलते हैं। नारा बोलता है, इसके अलावा मैं भी बाइसेक्सुअल हूँ। फिर नात्सो शॉक में बोलता है, क्या सच में? नारा बोलता है, हाँ, मैं अपने एहसास के बीच में जेंडर को नहीं आने देता। आखिरकार अच्छे और बुरे सेडिस्ट्स हर तरह के होते हैं। नात्सो बोलता है, वैसे भी मैं भूल गया था कि तुम्हारा वो मासोकिस्ट वाला चक्कर भी चल रहा है। तुम गंदे नीच। नारा बोलता है, हाँ ऐसे ही बोलते रहो। नात्सो बोलता है, वैसे हियामा सेनपाई तुम्हारा क्या ख्याल है? यूजी बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ। नारा बोलता है, खैर जो भी हो सेरिजावा, तुम क्या करना चाहती हो? मियाबी बोलती है, क्या? सच कहूँ तो मैं अभी भी काफी उलझन में हूँ, मुझे सच में नहीं पता। नारा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम पर दबाव डालने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये कुसानागी के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा इस पूरी सिचुएशन को समझना। फिर नारा बोलता है, उसने शायद सोचा होगा कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अपना आपा खो दिया, इसीलिए उसने तुम्हारे सामने सब सच उगल दिया। उसे ये उम्मीद नहीं होगी कि फुजी तुम दोनों को देख लेगा, ना ही उसने तुम्हें रुलाने का सोचा होगा। अगर ऐसा है तो ये ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम रातों रात सुलझा सको। मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा पीछे हटना चाहिए और अपने ख्यालों को साफ करना चाहिए, इससे पहले कि तुम दोबारा बात करने की कोशिश करो। फिर मियाबी बोलती है, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं यूका का घर, जहां वो अपने मोबाइल में मियाबी और अपने फोटो देख रही है। फिर यूका लेटकर सोचने लगती है और सीन 5 साल पहले का होता है, जहां लड़की बोलती है, क्या तकेशिता सेंपाई जो बास्केटबॉल टीम में है उन्होंने तुम्हें डेट के लिए पूछा? यूका बोलती है, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। लड़की बोलती है, सच में? वो बहुत पॉपुलर हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हाँ, तुम्हें उनके साथ जरूर जाना चाहिए। क्यों मियाबी? फिर मियाबी बोलती है, तुमने कहा था ना कि वो जॉइंट प्रैक्टिस सेशन के वक्त तुमसे बहुत अच्छे से पेश आए थे, है ना? तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। यूका बोलती है, मैं समझ गई, ठीक है, मैं उन्हें हाँ बोल देती हूँ। लड़की बोलती है, चलो अच्छा है, आखिरकार हम में से किसी का तो बॉयफ्रेंड बनेगा। फिर सीन चेंज होता है। यूका बोलती है, हे, घर जाते वक्त क्यों ना हम। फिर तभी यूका के फोन में मैसेज आता है। फिर मियाबी बोलती है, क्या ये सेंपाई का मैसेज है? लड़की बोलती है, ये तो बहुत कूल है, हमारी चिंता मत करो। फिर यूका अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर यूका मन में बोलती है, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और मियाबी के फोन पर यूका का मैसेज आता है। उसमें लिखा है, हे, मैंने रेंटल शॉप पर वो सैटर्न अटैक मूवी ढूंढ ली है जिसका तुमने जिक्र किया था, क्या साथ में देखें? मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। फिर वो घर पर आती है, फिर दोनों साथ में मूवी देखते हैं। फिर मियाबी बोलती है, सेंपाई के साथ सब कैसा चल रहा है? यूका बोलती है, ठीक ही है मेरे ख्याल से, हालांकि परसों उन्होंने शिकायत की थी कि मेरे लाइन पर रिप्लाईज काफी स्लो होते हैं। मियाबी बोलती है, स्लो? तुम्हारे? फिर मियाबी बोलती है, तुम हमेशा मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई करती हो, क्या तुम मेरे साथ भाव खा रही हो या ऐसा ही कुछ? यूका बोलती है, मैं कोशिश तो नहीं कर रही, क्या मैं सच में इतना जल्दी रिप्लाई करती हूँ? अजीब है, शायद तुम्हारे लिए मुझसे बात करना ज्यादा मजेदार है। मियाबी हंसते हुए बोलती है, सेंपाई को ये सुनने मत देना। फिर सीन चेंज होता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे किस कर रहा है। यूका मन में बोलती है, ये बहुत बुरा है, इसके पसीने से बदबू आ रही है और इसकी सांस से भी, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? फिर यूका उसको दूर कर देती है। फिर लड़का बोलता है, सॉरी, क्या ये थोड़ा जल्दी हो गया? फिर यूका वहां से भाग जाती है। लड़का उसे आवाज देता है। फिर यूका मन में बोलती है, मियाबी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैं चाहती हूँ वो मेरी बात सुने, मैं चाहती हूँ वो मेरे पास रहे। जब मैं मियाबी के साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ मैं हमेशा खुश रहती हूँ। फिर बोलती, ओ गॉड, मुझे लगता है मैं। फिर सीन चेंज होता है प्रेजेंट में और यूका अपने किसी बॉक्स को देखती है। फिर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। फिर लड़की बोलती है, आखिरकार फाइनल्स खत्म हुए, मैं समर ब्रेक के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दूसरी लड़की बोलती है, हे, क्या यूका फिलॉसफी 101 एग्जाम के लिए आई थी? लड़की बोलती है, ओ हाँ,
वो फ्रेंच एग्जाम में भी नहीं थी। पता नहीं क्या बात है। फिर मियाबी अपने फ़ोन में यूका को कॉल करने की सोच रही है। गाइस, खास मुझे मियाबी का नंबर मिल जाए, मैं भी कॉल करूंगा। फिर सीन नात्सू पर शिफ्ट होता है और बोलता है, पेपर कैसा गया? लड़का बोलता है, ठीक ही था मेरे ख्याल से। नात्सू बोलता है, शायद हम फ्रेशमैन हैं इसलिए उन्होंने थोड़ा रहम दिखाया हो। मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर टेस्ट और भी मुश्किल हो जाएंगे। फिर पीछे से मियाबी आती है। फिर सीन चेंज होता है। नारा बोलता है, कुसानागी गायब हो गई है। मियाबी बोलती है, वो फ़ोन या लाइन का जवाब नहीं दे रही है और ऐसा लग रहा है कि वो घर पर भी नहीं है। नारा बोलता है, क्या वो फाइनल्स के लिए आई थी? मियाबी बोलती है, नहीं। नारा बोलता है, क्या उसका इरादा स्कूल छोड़ने का है? मियाबी बोलती है, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। नत्सुओ बोलता है, लेकिन अगर वो सच में लापता हो गई है तो उसके घर वाले अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। शायद हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या। मियाबी बोलती है, नहीं। फिर यूजी चिल्लाकर बोलता है, ऐसा मत करो, उसका इस वक्त अकेले रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। नारा बोलता है, यूजी सही कह रहा है, ठीक है, चलो कुसानागी को ढूंढते हैं इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले। चैप्टर का नाम है फिर भी मैं। फिर नारा बोलता है, क्या तुम उसके घर गए हो अभी तक? मियाबी बोलती है, नहीं, मैंने कॉल किया था लेकिन मुझे बताया गया कि वो घर पर नहीं है। नारा बोलता है, तो फिर वहीं से शुरू करते हैं। सीन चेंज होता है। मियाबी बोलती है, ये रहा। नात्सू मन में बोलता है, ये तो बहुत बड़ा है। नारा बोलता है, क्या कुसानागी कोई अमीर लड़की है या ऐसा ही कुछ? मियाबी बोलती है, मुझे अमीरी का तो नहीं पता लेकिन उसके पापा एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। नात्सू मन में बोलता है, मेरे लिए तो ये काफ़ी अमीरी वाली बात है। मियाबी बोलती है, मैंने फ़ोन पर मेट से बात की थी पर उन्होंने कहा कि यूका घर पर नहीं है और जब मैंने पूछा कि वो कहाँ गई हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को ना बताने के लिए बोला गया है। नात्सू मन में बोलता है, मेड? फिर नारा बोलता है, फिर तो हो सकता है कि यूका बस घर पर ना होने का नाटक कर रही हो। नात्सू बोलता है, काश हम उससे सीधा बात कर पाते। फिर यूका की मॉम आती है और बोलती है, माफ़ कीजिए पर आप सब मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मियाबी बोलती है, मिसेस कुसानागी। फिर मिसेस कुसानागी बोलती है, ओ मेरी मियाबी चान, कितने वक्त बाद मिल रहे हैं, तुम कैसी हो? मियाबी बोलती है, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। मिसेस कुसानागी बोलती हैं, क्या तुम्हारा वजन कम हो गया है? मिसेस कुसानागी बोलती हैं, और आप लोग कौन हैं? नात्सू बोलता है, हम ड्रामा क्लब से हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिसेस कुसानागी बोलती हैं, ओ वाह, मेरी यूका का इतना ख्याल रखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मियाबी बोलती है, मिसेस कुसानागी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यूका कहाँ है? वो फाइनल्स के लिए भी नहीं आई और हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मिसेस कुसानागी बोलती है, यूका, वो करुजेवा वाले हमारे विला पर गई है। नात्सुओ बोलता है, विला? फिर मिसेस कुसानागी बोलती है, वो लड़की? तुम कह रही हो कि उसने अपने एग्जाम्स छोड़ दिए और तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? मियाबी बोलती है, वो फिलहाल मुझसे बच रही है। मिसेस कुसानागी बोलती है, यकीन नहीं होता, तुम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब थीं। फिर बोलती है, रुको, मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। फिर मिसेस कुसानागी फ़ोन पर बोलती है, ओ यूका, मैं हूँ, मैं अभी मियाबी चान के साथ हूँ। और फिर देखते हैं फ़ोन कटने की आवाज़ आती है। फिर मिसेस कुसानागी गुस्से में बोलती है, मुझ पर फ़ोन मत काट, तो बदतमीज़ लड़की, मैं तेरी माँ हूँ। फिर मियाबी बोलती है, इट्स ओके मिसेस कुसानागी, अगर आप बस हमें ये बता दें कि वो विला कहाँ है। फिर सीन चेंज होता है। नात्सो बोलता है, यार मेरे काफ़ी दोस्त अच्छे खानदानों से हैं लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें हर तरह की जगहों पर बहुत ज़्यादा अमीर लोग मिल ही जाते हैं। नारा बोलता है, टोक्यो की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बहुत से लोग जाते हैं। नात्सो बोलता है, अरे तुम ठीक हो सरिजावा? मियाबी बोलती है, ओ हाँ। नात्सो बोलता है, अगर तुम ऐसे ही नीचे देखती रहोगी तो तुम्हारा जी मचलने लगेगा। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो लेकिन। फिर मियाबी बोलती है, तुम्हें पता है, भले ही सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही, पर मुझे सुकून मिला कि यूका ने कम से कम अपना फ़ोन तो उठाया। यूका हमेशा बहुत शांत और समझदार रहती है, वो मेरी तरह जज्बातों में नहीं बहती, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं लग रही। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। फिर नात्सुओ और उसके दोस्त मियाबी की हालत देखकर दुखी होते हैं। फिर सीन चेंज होते हैं और करुजीवा का विला दिखता है जहां यूका अकेले बैठी है और उसके हाथ में कुछ लग रहा है। नारा बोलता है, क्या ये वही जगह है? नात्सू बोलता है, काफी अच्छा विला है। मियाबी बोलती है, पता नहीं यूका मुझसे बात भी करेगी या नहीं। नारा बोलता है, घर तो बहुत सुंदर है लेकिन ये काफी शांत और सुनसान जगह पर है, अगर वो यहाँ अकेली आई है तो।
फिर देखते हैं कि यूका सुसाइड करने की कोशिश करती है और नात्सु सबसे बोलता है, हे देखो, और फिर वो सब भाग कर आते हैं। यूजी बोलता है, ओ नहीं, हमें अंदर जाना होगा। नात्सु बोलता है, दरवाजा बंद है। नारा बोलता है, अब वक्त नहीं है, पीछे हट जाओ। 1 2, फिर वो कांच तोड़ देता है। फिर वो अंदर आते हैं भागकर और मिया भी उसको आवाज देती है। फिर मिया भी उसको पकड़ लेती है और बोलती है, ऐसा मत करो। फिर दोनों गिर जाते हैं। फिर यूका बोलती है, मिया भी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम सब भी। फिर नारा बोलता है, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। फिर नात्सुओ बोलता है, शुक्र है भगवान का, हम तुम्हारे कुछ गलत करने से पहले ही पहुंच गए। यूका हाँ करके बोलती है, गलत? फिर मिया भी बोलती है, क्या तुम खुद को फांसी लगाने वाली नहीं थी? यूका बोलती है, बीम्स में से एक लाइट खराब हो गई थी, इसलिए मैं बस उसे बदलने की कोशिश कर रही थी। सब बोलते हैं, हद है यार, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। माफ करना कुसनागी, हमें गलतफहमी हुई और हमने दरवाजा तोड़ दिया। यूका बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने कांच टूटने की आवाज यहाँ तक सुनी थी। फिर देखते हैं मियाबी ने यूका को थप्पड़ मारा। मियाबी रोते हुए बोलती है, तुम कितनी स्वार्थी हो सकती हो। पहले तुमने अचानक मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और फिर कह दिया कि हम अब दोस्त नहीं रह सकते। ये सब क्या है? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से ही गायब हो जाओ। तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे अपने बात करने के तरीके पर काम करना चाहिए। तुम बिना कुछ कहे कैसे गायब हो सकती हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें चोट पहुंची है, लेकिन ये बहुत स्वार्थीपन है। फिर यूका रोते हुए सॉरी बोलती है। मियाबी बोलती है, मैं डर के मारे मर ही गई थी। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें बाहर से उस स्टूल पर खड़े देखा, मुझे लगा मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर हम यूजी को भी रोते देखते हैं। नात्सुओ बोलता है, हियामा सेंपाई। फिर यूजी बोलता है, शुक्र है भगवान का, मैं नहीं चाहता था कि इतिहास खुद को दोहराए। नात्सुओ बोलता है, मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। नारा बोलता है, यूजी ने भी अपने एक दोस्त के साथ ऐसा ही कुछ झेला था। यूजी बोलता है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। यूजी रोते हुए अपने पुराने दोस्त को याद करता है। फ्लैशबैक में हम एलिमेंट्री स्कूल से ही साथ थे। बेशक हम कभी कभी लड़ते थे, लेकिन हम भाइयों जैसे थे। हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर रह सकते थे। लेकिन फिर हाई स्कूल के सीनियर ईयर की फॉल में दोस्त बोलता है, यूजी, तुम वही हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। मेरा मतलब दोस्तों वाला पसंद नहीं, तकुमी, मेरा मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम समझ रहे हो ना? मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूँ, मैं जानता हूँ। फिर यूजी सबसे बोलता है। टकुमी के कन्फेशन के बाद यूजी एकदम सुन रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे इस बात का एहसास अजीब लग रहा था कि उसका दोस्त उसके साथ वो सब करना चाहता है जो प्रेमी करते हैं। इसीलिए वो उससे आंखें मिलाने से भी कतराने लगा और उनके बीच दूरियां आ गईं। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद दोनों कॉलेज के लिए टोक्यो आ गए, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं मिले। फिर लगभग 1 साल बाद एक दिन स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि किसी मानव जनित हादसे की वजह से ट्रेन लेट है। लोगों की बातों से पता चला कि किसी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है और तभी यूजी के फोन की घंटी बजी। यूजी की दर्दनाक कहानी। फिर देखते हैं सीन यूजी के दोस्त के फ्यूनरल पर। फिर बोलता है, मैं हैरान हूं कि मुझे क्या अलग करना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि उसने खुदकुशी क्यों की। वो क्या सोच रहा था? उसे किस चीज ने इस हद तक मजबूर कर दिया? मैं दोबारा उससे कभी बात कैसे नहीं कर पाऊंगा? हम हमेशा साथ थे। मैं ताकुमी को किसी भी और से बेहतर जानता था। ऐसा नहीं था कि मैं उससे नफरत करता था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यूजी बोलता है, मैं अभी भी इसका कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मियाबी बोलती है, इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि यूका को अकेला मत छोड़ना। यूका बोलता है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दोस्त ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह नहीं थी कि उसके जज्बात का वैसा ही जवाब नहीं मिला, बल्कि ये थी कि उसे लगा कि उसने उस शख्स को चोट पहुंचाई है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ था, इसीलिए मैंने दूर जाने का फैसला किया था। फिर नात्सु बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये नामुमकिन है कि इतना सब होने के बावजूद हम साथ रहें? चाहे जेंडर जो भी हो, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको किससे प्यार हो जाए, और उन जज्बातों को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी एक बार ऐसे शख्स से प्यार हुआ था जिसे नहीं होना चाहिए था। वो वक्त बहुत दर्दनाक था। अब हमारा रिश्ता और हालात बदल चुके हैं, लेकिन वो अब भी मेरी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसलिए भले ही दो लोगों के बीच हर तरह के मुश्किल जज्बात हों, जैसे प्यार, रिग्रेट या शर्मिंदगी,
मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि आपको एक दूसरे की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। हेयामा सेंपाई, मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप कुछ अलग कर सकते थे। मेरा यकीन कीजिए, लेकिन तो उसकी मौत के लिए खुद को कोसने के बजाय शायद आपको उस वक्त को चेरिश करना चाहिए जो आपने साथ बिताया था। अगर आपके दोस्त के जज्बात वैसे ही थे जैसे कुसानागी-सान ने बताए, फिर हियामा के दिमाग में ताकुमी की मुस्कुराती हुई पुरानी यादें आती हैं। हियामा रोते हुए बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर मियाबी जोर से युका को पकड़ते हैं और बोलती है, हे, भले ही चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, लेकिन मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे पसंद करती रहूंगी और हर हाल में अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर मियाबी बोलती है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है युका? फिर युका बोलती है, क्या ये ठीक है अगर मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूं? फिर युका बोलती है, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ओके? मियाबी बोलती है, वो ठीक है। फिर नारा बोलता है, तो इसका मतलब है कि दोस्ती दोबारा जुड़ गई। फिर नात्सु बोलता है, हाँ, मुझे नहीं पता था कि सेरिज़ावा भी किसी को लाइक करती है। फिर नारा उसकी तरफ देखता है, फिर बोलता है, चलो अब घर चलते हैं और इस बुद्धू को यहीं छोड़ देते हैं। नात्सु बोलता है, हाँ, आपको पहले से पता था सेंपाई। यूजी बोलता है, मैंने भी प्रैक्टिस के दौरान उसकी आंखों में ये देख लिया था। नात्सु बोलता है, मजाक कर रहे हो? चैप्टर है 168 और चैप्टर का नाम है एक प्यार में डूबी लड़की की अजीब हरकतें। फिर सीन चेंज होता है। मियाबी बोलती है, क्या तुम पूरे वक्त विला में ही थी? युका बोलती है, हाँ, मैं किसी ऐसी शांति वाली जगह जाना चाहती थी जहां मैं सुकून से बैठकर कुछ सोच सकूं। मियाबी बोलती है, तुमने खाने का क्या किया? युका बोलती है, जो लोग वहां की देखभाल करते हैं उन्होंने मेरी मदद कर दी थी और मैंने उनसे खिड़की ठीक करने के लिए भी कह दिया है, तो उसकी चिंता मत करना। सब लोग शर्मिंदा है और सॉरी बोलते हैं। नात्सु बोलता है, अच्छी बात है कि कुसानागी-सान ने फॉरेस्टर में रुकने का फैसला किया है ना? मियाबी बोलती है, हाँ। फिर युका बोलती है, तुम दोनों कब से एक दूसरे से इतनी नॉर्मल बातें करने लगे? फिर मियाबी ब्लश करने लगती है। नात्सु बोलता है, हम हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। मेरा मतलब है शायद ट्रेनिंग कैंप के वक्त हमारी थोड़ी बहस हुई हो, लेकिन। फिर मियाबी युका को चुप करती है। फिर युका युकी को देखती है और बोलती है, हियामा सेंपाई, क्या आप मुझे अपने बचपन के दोस्त के बारे में और बताएंगी? वो कैसा था? हियामा बोलता है, वो कैसा था? नारा बोलता है, कुसानागी। यूजी बोलता है, ठीक है रियू, मैं ठीक हूँ। यूजी बोलता है, उसका नाम तकुमी था। वो बहुत मजाकिया बंदा था। एक बार उसने नाक में बहुत सारे दाने भरने की कोशिश की और हॉस्पिटल जाना पड़ा। दूसरी बार उसने 10 सेकंड में पूरा आइसक्रीम कोन खाने का कहा, लेकिन पहली बाइट लेने से पहले ही गिरा दिया। और एक बार वो विच बनने का नाटक कर रहा था, तो वो डेस्क से झाड़ू पर कूद गया और अपने ही नुकसान कर बैठा। नात्सु मन में बोलता है, पता नहीं उसे मजाकिया कहूं या सिर्फ बेवकूफ। यूजी बोलता है, जब भी हम फायरवर्क्स जलाते थे वो अपने पीछे स्पार्कलर्स लगाकर उसे गैस एक्सप्लोजन कहता था। शायद तुम्हें वो पसंद आता रियू। नारा बोलता है, वो मेरा पसंदीदा बंदा लग रहा है। नात्सु बोलता है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। फिर सब लोग हंसते रहे। फिर नात्सु उसको देखता है और मन में बोलता है, ऐसा लग रहा था जैसे हयामा सेंपाई अपने लफ्जों से हमें दिखा रहे थे कि उनका दोस्त सच में था। ये दिखाने के लिए कि उनका एक सबसे अच्छा दोस्त था तकुमी, जो कभी इस धरती पर उनके साथ था। और भले ही वो अब हमारे बीच नहीं रहा, वो अब भी जिंदा है हयामा सेंपाई के दिल में। नात्सु के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर मन में बोलता है, यार, इंसान का दिल कितना पेचीदा है, कितना जिद्दी, कितना परेशान करने वाला, कितना खूबसूरत है। फिर नात्सु बोलता है, हे कुसानागी-सान, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मैं इसमें इतना उलझ गया था कि क्या बिकेगा कि मैंने ये देखना ही छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि सेल्स मायने नहीं रखती, लेकिन मैं अपनी राइटिंग से क्या बताना चाहता हूँ, मैं किसके तह तक पहुँचना चाहता हूँ, ये दिल की बारीकियां हैं। फिर सीन चेंज होता है नात्सु के कमरे में। रूई बोलती है, वेलकम बैक। तुम आज घर काफी देर से आए हो। नात्सुओ बोलता है, रूई, मुझे क्लब की किसी परेशानी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। रूई बोलती है, ओह अच्छा, ये तो काफी थका देने वाला लग रहा है। क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्या बात है? रूई बोलती है, मैं सोच रही थी कि हम अपने मंथली डेट पर जा सकते हैं। नात्सुओ बोलता है, ओह सही कहा, बिल्कुल चलेंगे। क्या सैटरडे सही रहेगा? हम कहीं मिलने का प्लान बना सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ मन में सोचता है, काफी वक्त हो गया। मैंने सोच लिया है कि मुझे अपनी नई कहानी किस तरफ ले जानी है। डेट के लिए आज का दिन एकदम सही है।
मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन मैंने एक मजेदार डेट प्लान सोचा है जो ज्यादा महंगा नहीं होगा। मैं आज हर एक रोमांटिक पल का पूरा मजा लूंगा। फिर देखते हैं रुई आ जाती है और वो बहुत साजदास के आई है। रुई बोलती है, आज गर्मी है, तुम किसी छांव में इंतजार कर सकते थे। नात्सू बोलता है, मैं चाहता था कि तुम मुझे आसानी से ढूंढ सको। नात्सू मन में सोचता है, रुई आज कुछ अलग लग रही है। फिर नात्सू उसके चेस्ट को देखता है। रुई बोलती है, तो चले, हम कहाँ जा रहे हैं? नात्सू बोलता है, मैंने सोचा था कि पहले इनोकाशिरा पार्क चलते हैं, वहाँ रेंटल बोर्ड्स भी हैं। रुई बोलती है, वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा मन है कि आज हम तुम्हारे घर पर ही रहें। रुई बोलती है, हम रास्ते में कुछ किराने का सामान ले सकते हैं, मैं फिर से कुछ सिंपल खाना बना दूंगी। नात्सू बोलता है, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। फिर सीन चेंज होता है। नात्सू बोलता है, फूह, बाहर बहुत गर्मी है। उफ, यहाँ तो और भी ज्यादा गर्मी है। रुको, मैं खिड़की खोल देता हूँ। रुई बोलती है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, क्या तुम मीट और बाकी सामान फ्रिज में रख दोगे? फिर नात्सू मन में बोलता है, चेंज? क्या उसे इतना ज्यादा पसीना आ गया? ओह, शायद वो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल पहनना चाहती है। फिर रुई नेकेड एप्रन पहन कर आती है और नात्सू बोलता है, नेकेड एप्रन? फिर नात्सू की नाक से खून निकल जाता है। फिर नात्सू बोलता है, ये कैसा आउटफिट है? रुई बोलती है, क्या मैं अजीब लग रही हूँ? नात्सू बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम नेकेड एप्रन में दिखोगी। रुई बोलती है, ओह, मैंने अंदर अंडरवेयर पहना है, तो टेक्निकल तौर पर ये नेकेड एप्रन नहीं है। नात्सू बोलता है, उससे शायद ही कोई फर्क पड़ता है। रुई बोलती है, ओके, मैं सब्जियां काटने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नात्सू सोचते हुए बोलता है, माना कि मैंने कई बार ऐसी सिचुएशन के सपने देखे हैं और फैंटेसी की है, लेकिन ये बिल्कुल एक फैंटेसी जैसा ही था। सबसे पहले मुझे कैसे पता कि ये कोई दूसरा सपना नहीं है? अगर ऐसा है तो ये कब से चल रहा है? फिर नात्सू चिल्लाकर बोलता है, मुझे पता है, जब से हम मिले हैं। रुई बोलती है, हाँ, क्या? फिर सीन चेंज होता है। रुई किचन में होती है और नात्सू उसके पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और बोलता है, लेकिन मैं इसे छू सकता हूँ और इसकी खुशबू भी अच्छी है, बिल्कुल रुई जैसी। रुई बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नात्सू बोलता है, ये बिल्कुल असली लग रहा है। रुई चिल्लाकर बोलती है, नात्सू। फिर नात्सू बोलता है, मैं बस चेक कर रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं। रुई बोलती है, सपना? ठीक है, पर इसे खाना खाने के बाद के लिए बचा कर रखो। फिर एकदम से पड़ोसी आ जाता है और बोलता है, हे, तुम वापस आ गए, मुझे बैंगन का एक बॉक्स मिला है, क्या तुम्हें? फिर तुरंत खिड़की बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं, रुई बोलती है, चलो खाते हैं। नात्सू बोलता है, लगता है तुम्हें सिर्फ अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करने की आदत हो गई है ना? रुई बोलती है, हाँ, मैं अब कम से कम लेफ्ट हैंड से चीजों को पकड़ सकता हूँ। फिर रुई बोलती है, ये लो। रुई बोलती है, स्वाद कैसा है? नात्सुओ बोलता है, बहुत टेस्टी है। नात्सुओ मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है? मुझे ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? वो पक्का अजीब बिहेव कर रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी आत्मा का साया हो या कुछ। नात्सुओ बोलता है, खाने के लिए शुक्रिया। नात्सुओ बोलता है, मैं बर्तन धो देता हूँ। रुई बोलती है, थैंक्स। फिर बोलती है, मेरा पेट भर गया, और वो उठकर चली जाती है। फिर सीन थोड़ा आगे आता है। नात्सू कमरे में आता है और उसको बहुत ही छोटी स्विमसूट यूनिफॉर्म में देखता है। फिर रुई बोलती है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब मुझे नींद आ रही है। फिर नात्सू मन में सोचता है, तुम्हारे पास ऐसे कपड़े कब से आ गए रुई? रुको, ये अभी जरूरी नहीं है। ये एक प्यारी और थोड़ी सेक्सी ड्रेस से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है ये तो हद ही पार करती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो रात तक मैं शायद उसके नंगे जिस्म से सशमी खाने वाला हूँ। सच कहूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब कहाँ तक जाएगा। लेकिन कॉन्डोम्स, पूरा का पूरा डब्बा। फिर नात्सू, उसके बैग में कॉन्डम का पूरा बॉक्स होता है। फिर नात्सू पूरा का पूरा घबरा जाता है। फिर नात्सू रुई को जोर से पकड़ लेता है। फिर नात्सुओ बोलता है, रुई, ये सब क्या हो रहा है? तुम आज काफी अजीब बिहेव कर रही हो। मुझे पता है मैंने कहा था कि मैं हमारी मंथली डेट पर मस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी अपनी तरह बिहेव नहीं कर रही हो। क्या कुछ हुआ है? अगर तुम्हारे ऐसे बिहेव करने की कोई वजह है तो प्लीज मुझे बताओ। रुई बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस लगा शायद तुम्हें ये अच्छा लगेगा। मैंने मोमो को बताया था कि हमने महीने में सिर्फ एक बार मिलने की लिमिट सेट की है,
मुझे लगता है वो ये सुनकर काफ़ी चिंता में पड़ गई थी। उसे लगा कि शायद हम बहुत अकेला फील करने लगेंगे और इस वजह से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फिर मैं और भी ज़्यादा चिंता करने लगी। जब मैंने हमारी डेट की बात छेड़ी तो तुम उतने एक्साइटेड नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं तुम अब मेरी परवाह करना बंद तो नहीं कर दोगे। तो भले ही ये बहुत शर्मिंदगी वाला काम था, मैंने मोमो से ये अंडरवेयर उधार ली। और नात्सुओ बोलता है, जीज पागल लड़की, उलट तुमने मुझे चिंता में डाल दिया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी परवाह करना छोड़ दूं। यार कसम से, इंसान का दिल भी कितना परेशान करने वाला और थका देने वाला होता है। क्या मोमो ने तुम्हें ये कपड़े और वो नेकेड एप्रन पहनने के लिए भी कहा था? रूई बोलती है हाँ। नात्सुओ बोलता है, इस तरह के हथकंडे उसकी स्पेशलिटी है, तो तुम्हें उससे सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार भी है। फिर सीन नात्सु के कॉलेज पर शिफ्ट होता है। नारा बोलता है, ठीक है, फिर अब मैं ऑडिशन के रिजल्ट्स अनाउंस करूंगा। सबसे पहले हमारे लीड रोल एडी द डिटेक्टिव के लिए 3rd ईयर शिनीची ओगिनुमा। शिनीची यस बोलती है। फिर प्रोप्राइट्रेस कैथरीन के लिए एना यूजुरी। एना भी यस बोलती है। और को स्टार मैटिल्डा के रोल के लिए, जो क्लब की टॉप डांसर है, नेने कुजुओका। फिर थोड़ी देर बाद लड़की बोलती है सेरिजावा से, आई एम सॉरी कि तुम्हें रोल नहीं मिला। सेरिजावा बोलती है, योशिनो सेम्पाई। फिर लड़की बोलती है, लेकिन मैं तुम्हारे ऑडिशन से सच में दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम्हारे जैसा कोई, जिसके अंदर बिल्कुल भी सेक्स अपील नहीं है, वो इसे इतने अच्छे से कर लेगा। सेरिजावा थोड़ी हैरान होकर थैंक्स बोलती है। फिर बोलती है, मुझे शायद इस बार सिर्फ एक साइड रोल मिला है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। जो रोल मुझे मिला है, मैं उसे निभाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी, अपनी पूरी काबिलियत के साथ। नत्सु पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा है। चैप्टर 169 है और चैप्टर का नाम ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। फिर सीन हीना पर शिफ्ट होता है। टूरिस्ट बोलते हैं, क्या यहाँ आसपास कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं? हीना बोलती है, बिल्कुल, मैं इस जापानीज रेस्टोरेंट की सलाह दूंगी। फिर टूरिस्ट जाने लगता है। हीना झुककर बो करती है। फिर हीना घड़ी में देखकर लंच करती है और हीना बहुत क्यूट लग रही है खाते हुए। फिर हीना की फ्रेंड आकर बोलती है, कैसा रहा? हीना बोलती है, क्या कैसा रहा? फ्रेंड बोलती है, अरे वही, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम उस लड़के के साथ हाउस पार्टी में जा रही हो जिसे तुम्हारी मम्मी ने सेटअप किया था? फ्रेंड बोलती है, क्या तुमने मजे किए? हीना बोलती है, वेल उस बारे में। फिर सीन चेंज होता है। तनाबे बोलता है, हे खुशी हुई कि तुम आ सके। तनाबे बोलता है, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। गाइस, तनाबे ने हीना को मैसेज पहले भेजा था, पहले एक पार्टी के में जाने के लिए, तो अब वो दिन आ गया। फिर हीना बोलती है, इट्स नाइस टू मीट यू, मेरा नाम हीना ताचिबाना है। लड़का बोलता है, लाइकवाइज, मेरा नाम मोरीगुची है, मैं काम पर तनाबे का सीनियर हूँ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मोरीगुची बोलता है, तुम बिल्कुल वैसी ही क्यूट हो जैसा उसने बताया था, इसे अपना ही घर समझो। हीना सोचते हुए बोलती है, वाह कितना शानदार अपार्टमेंट है। तनाबे बोलता है, आप क्या पीना पसंद करेंगी? यहाँ बियर और शैंपेन है, या फिर आप कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद करेंगी? हीना बोलती है, ओह बियर बिल्कुल ठीक रहेगी। स्टाफ लड़की बोलती है, तनाबे कुन, क्या ये तुम्हारी होने वाली बीवी है? तनाबे बोलता है, ओ नहीं, हम अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। स्टाफ लड़की बोलती है, ओह तो मतलब ये बस थोड़े वक्त की बात है। हीना सोचते हुए, सब लोग कितने इलीट लग रहे हैं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। फिर मोरीगुची बोलता है, वेल अब जब सब लोग आ गए हैं, क्या मर्द लोग मेरे साथ डार्ट्स खेलना चाहेंगे? जीतने वाले को फर्स्ट क्लास वाइन और मीट मिलेगा, मुझे यकीन है कि बीवियों को ये पसंद आएगा। फिर तनाबे हीना से बोलता है, क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ? हीना बोलती है, ओ हाँ बिल्कुल जाओ। फिर हीना अकेली बैठी है। गाइज, ये सीन बहुत अजीब होता जब अकेले बैठे हो। फिर एक औरत बोलती है, तो क्या लेडीज किचन में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? हीना बोलती है, जरूर, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? औरत बोलती है, सॉरी, मुझे पता है तुम भी यहाँ पहली बार आई हो, क्या तुम इन क्रीम पफ्स को प्लेट में सजा सकती हो? सजाने के लिए व्हिप्ड क्रीम और नट्स भी हैं। गाइज, ये सब हीना का मजाक बनाने के लिए किया जा रहा है। गाइज, मैं अपनी क्वीन हीना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर हीना बोलती है, ओके। औरत बोलती है, और क्या तुम सैलेड बना सकती हो प्लीज? फिर हीना बोलती है, वाह ये कितने सुंदर हैं। हीना सोचते हुए, ओ तेरी, इसका सर तो टूट गया, अब इसे कहाँ लगाऊं? यहाँ? फिर हीना चिल्लाते हुए, आ। फिर 15 मिनट बाद औरत बोलती है, कैसा चल रहा है हीना सन, क्या खत्म हो गया? हीना बोलती है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर तीनों औरतें हैरानी से देखते हुए और फिर हंसी रोकते हुए। सब औरत हंसते हुए बोलती है, ये तो कमाल है, स्वान तो बिल्कुल मॉन्स्टर बन गए हैं। फिर पीछे से मोरीगुची बोलता है, क्या बात है, इतनी हंसी क्यों आ रही है?
औरत बोलती है, इसे देखो, हिना-सान ने अब तक के सबसे आर्टिस्टिक क्रीम पफ्स बनाए हैं। अब ये कुछ अलग बात हुई, ये तो मॉडर्न आर्ट जैसा लग रहा है। क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? मोरीगुची बोलता है, तुम उसे बता सकते थे कि कैसे करना है। औरत बोलती है, वेल मैंने तो बस उसे प्लेट में लगाने को कहा था। सब लोग हंस रहे हैं। हिना बहुत शर्मिंदा है इस सीन में। फिर थोड़ी देर बाद तनाबे बोलता है, आज के लिए सॉरी। हीना बोलती है, मैंने सबके सामने तुम्हें थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। तनाबे बोलता है, बिल्कुल नहीं, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। लेकिन हाँ, मैंने देख लिया कि जब तुमने कहा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम मजाक नहीं कर रही थी। हीना बोलती है, अगर मैं थोड़ा सा भी ठीक ठाक बना लेती तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती। तनाबे बोलता है, ओ हाँ, मेरे साथ काम करने वाले की पत्नी एक कुकिंग क्लास चलाती है। सुना है कि वो काफ़ी पॉपुलर है। अगर तुम चाहो तो कभी वहाँ क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हें एड्रेस लाइन पर भेज दूंगा। हिना बोलती है, शुक्रिया। तनाबे बोलता है, साथ ही ये तुम्हारे लिए है, बस एक छोटी सी चीज़। तुमने कहा था कि आजकल तुम्हें विस्की पसंद आ रही है। हीना बोलती है, 18 साल पुरानी, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगी है। तनाबे बोलता है, मैं जिद कर रहा हूँ इसे आज आने के लिए, मेरा शुक्रिया समझो। और मैं माफ़ी मांगना चाहता था तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने का एक बहाना चाहता था। फिर घर पर सीन शिफ्ट होता है। हीना टीवी में कॉमेडी शो देख रही है। फिर हीना मन में बोलती है, ये अच्छा है। और उसके साथ उसकी काम करने वाली दोस्त बोलती है, कितना कूल और अच्छा लड़का है। फिर से हीना मन में सोचते हुए बोलती है, अच्छा हाँ। फिर नात्सु आता है कमरे में और हिना बोलती है, तुम अभी तक जगे हो नात्सुओ-कुन? फिर नात्सु बोलता है, हाँ मैं लिख रहा था, क्या तुम्हें इतनी देर तक जगना चाहिए हिनानी? फिर हिना बोलती है, ठीक है, कल मेरी छुट्टी है वैसे भी। नात्सु बोलता है, क्या ये इतना स्पेशल है? हिना बोलती है, हाँ मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। नात्सु बोलता है, मैं जेलस हूँ, ड्रिंक करते हुए कॉमेडी शोज देखना कितना अच्छा लगता होगा, काश मैं भी ड्रिंक कर पाता। हिना बोलती है, बस थोड़ा वक्त और, फिर 1 साल तक बचा के रखो। फिर हीना नात्सु को देखते हुए मन में बोलती है, अगर हम साथ में ड्रिंक करें तो शायद मैं उस पर सच में टूट पड़ूं। फिर नात्सु बोलता है, किस बारे में है? हीना बोलती है, तुम्हारा नया नॉवेल, मेरा मतलब है। नात्सु बोलता है, वेल तुम कह सकते हो कि इसका मुख्य हिस्सा एक लव स्टोरी है। हीना बोलती है, लव स्टोरी? नात्सु बोलता है, हाँ एक गे लव स्टोरी। हीना बोलती है, ये हैंडल करने के लिए काफी मुश्किल थीम है। नात्सु बोलता है, हाँ मुझे पहले इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे हाल ही में किसी से इस बारे में बात करने का मौका मिला। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक नए नज़रिए से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले उन्हें सही से नहीं समझता था। भले ही आजकल होमोसेक्सुअलिटी इतनी टैबू नहीं रही, फिर भी अक्सर ऐसा लगता है कि वही इंसान सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस महसूस करता है। हीना बोलती है, सही है, आजकल लोगों के लिए अपनी मर्जी से जीना आसान है। जब मॉडर्न टैबूज़ की बात आती है तो लोग आमतौर पर इंसेस्ट के बारे में सोचते हैं, या फिर एक टीचर और के बीच का प्यार, स्टूडेंट, फिर दोनों ब्लश कर रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर, फिर दोनों में से कोई इमेजिन कर रहा है जब दोनों साथ थे, शायद हीना ही कर रही होगी। फिर हिना बोलती है, वैसे मुझे लगता है कि हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं। सच कहूँ तो ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ अनकही समझौतों से काम नहीं चलता। नात्सु गलता है, हाल ही में मैं सोच रहा था कि क्या मुझे ज़्यादा बिकने के लिए अपना स्टाइल और थीम्स बदल लेने चाहिए, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में इंसानी जज्बातों के बारे में लिखना चाहता हूँ। फिर भी सिर्फ उनके बारे में लिखना काफ़ी नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा नहीं लिख सकता जो लोगों के दिल को छू जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इस तरह से लिखने की ज़रूरत है जिससे रीडर्स वही जज्बात महसूस कर सकें जो मैंने उस पल में महसूस किए थे, और ऐसा करने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस नई कहानी को शुरू करते वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ। फिर सीन चेंज होता है। तनाबे बोलता है, वहाँ अल्कोहल का काफ़ी अच्छा सिलेक्शन था, है ना? तुम और भी ज़्यादा ले सकते थे अगर तुम्हारा मन था। हीना बोलती है, ओ नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तनाबे बोलता है, ऐसा मत कहो, तुमने कभी। फिर देखते हैं हीना गिर जाती है। तनाबे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? हीना बोलती है, सॉरी मेरा पैर फिसल गया था। हीना का हील टूट गया। फिर हीना बोलती है, ओ नहीं, लगता है मेरी हील टूट गई है। फिर तनाबे हीना को उठा लेता है। हीना बोलती है, हे प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ। फिर तनाबे बोलता है, तुम उन जूतों में ठीक से नहीं चल पाओगी है ना, बस टैक्सी स्टैंड तक की बात है। हीना बोलती है, सॉरी। तनाबे बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ।
फिर सीन चेंज होता है। फिर रूही बोलती है, पता नहीं हिनानी को इतनी देर क्यों लग रही है। मम्मी बोलती है, क्या उसकी आज नाइट शिफ्ट है या ऐसा कुछ। रूही बोलती है, ओह, उसने कहा था कि वो आज घर आने से पहले डिनर के लिए बाहर जा रही है। नात्सु बोलता है, डिनर मतलब किसके साथ। फिर हीना आ जाती है और बाहर से आवाज देती है। मम्मी बोलती है, हे हीना, डिनर कैसा रहा। फिर मॉम हैरान हो जाती है। रूही बोलती है, क्या हुआ माँ। फिर तनाबे बोलता है, नमस्ते, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम केंगो तनाबे है। चैप्टर का नाम। लेकिन ये दिल हिना नात्सु को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। फिर तनाबे बोलता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आपने हिना-सान और मुझसे मिलने का सुझाव दिया। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आज शाम को आकर आप सबको नमस्ते कह सकता हूँ। इतनी देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मम्मी बोलती है, अरे आप कितने तमीज़दार हैं, प्लीज़ अंदर आइए। तनाबे बोलता है, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने बस सोचा कि मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे दूं। मम्मी बोलती है, अरे ऐसे कैसे, क्यों ना आप थोड़ी देर रुककर चाय पिए। तनाबे बोलता है, क्या आपको यकीन है। हाँ बिल्कुल, अगर आप जिद कर रहे हैं तो। फिर सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। हीना बोलती है, ये लीजिए। तनाबे शुक्रिया बोलता है। मम्मी बोलती है, शुक्र है खुदा का कि कम से कम तुझे चाय बनाना तो आता है। हीना थोड़ा शर्माते और चिढ़ते हुए बोलती है, माँ थोड़ा तो क्रेडिट दो मुझे। मम्मी बोलती है, मेरी बेटी हमेशा से ही खाना बनाने में बहुत बेकार रही है। तनाबे बोलता है, मुझे पता है। सच तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी थी, जो मेरा एक जानने वाला चलाता है। मम्मी बोलती है, ओ सच में हिना। फिर तनाबे बोलता है, हिना-सान ने बताया था कि उनकी छोटी बहन एक शेफ है, तो मैंने सोचा उनमें भी थोड़ा टैलेंट तो होगा ही। रूही बोलती है, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, मुझे लगता है मेरी बहन किचन के लिए किसी आफत से कम नहीं है। तनाबे हंसते हुए बोलता है, मुझे यकीन है कि थोड़ी मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। मम्मी बोलती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो केंगो-सान, क्या आप एक ट्रेड फर्म में काम करते हैं। तनाबे बोलता है, हाँ शायद। मम्मी बोलती है, आप पक्का काफ़ी बिजी रहते होंगे। तनाबे बोलता है, आगे चलकर मेरा इरादा अपने काम के घंटे कम करने का है, ताकि मैं अपने सपने के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकूं। मम्मी बोलती है, आपका सपना। तनाबे बोलता है, शायद ये कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये वैसे कुछ खास नहीं है। मैं एक खुशहाल परिवार बनाना चाहता हूँ जिस पर मुझे गर्व हो। मैं शहर के बाहर एक छोटा सा घर खरीदना चाहता हूँ, जहाँ एक प्यारी सी बीवी हो जो घर संभाले और बच्चों का ध्यान रखे। एक कुत्ता भी अच्छा रहेगा। छुट्टियों में हम परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं या दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला सकते हैं। थोड़ा पुराने ख्याल का लग सकता है। मम्मी बोलती है, अरे नहीं, मुझे इस तरह की जिंदगी पसंद है। ऐसा लगता है कि आपने अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोचा है। ये सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है ना हीना। हीना हाँ बोलती है। नात्सु के मन में आता है, जहाँ आकी ही तो नात्सुओ के पापा बोलते हैं, तो शायद हीना चान ही किसी दिन वो प्यारी बीवी बनेगी। ओ आकी ही तो सान, इतनी जल्दी मत कीजिए। फिर सीन चेंज होता है और तनाबे बोलता है, इतनी देर तक रुकने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मम्मी बोलती है, ऐसा मत कहिए, प्लीज़ फिर कभी ज़रूर आइएगा। रूही बोलती है, तुम्हारे मुकाबले वो सूट और टाई में एक चमकता हुआ सूरज लग रहा था, पर वो काफ़ी अच्छा बंदा लगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नात्सु बोलता है, तो क्या मैं कोई बारिश वाला बादल हूँ। फिर नात्सुओ बोलता है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन। फिर रूही बोलती है, क्या तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक्स का कोई नया मर्द है। नात्सुओ चौंकते हुए बोलता है, हाँ। फिर रूही बोलती है, क्या तुम चाहती हो कि वो सिर्फ तुमसे ही हमेशा प्यार करे। नात्सुओ बोलता है, नहीं मैं। फिर रूही बोलती है, मैंने अभी कल परसों ही कुछ पढ़ा था, उसमें लिखा था कि लड़के अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना कभी बंद नहीं करते। नात्सुओ बोलता है, मुझे ऐसी नज़र से मत देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर नात्सुओ रूही का चेहरा दबाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन। तो क्या दर्द हो रहा है। रूही बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बोलता है, तुम खुशकिस्मत थी कि तुम्हारी किसी नस को चोट नहीं पहुंची। मैं जख्म पर एक स्कार शीट लगा देता हूं, इस जगह को साफ रखना। रूही मन में बोलती है, ठीक है, लगता है सभी लोग ब्रेक पर हैं। मैं बाकी लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। मैंने पापा को पहले ही बता दिया है, तो मैं बस अपनी चाकू लूंगी और घर चली जाऊंगी। जब मैं असलियत में काम पर वापस आऊंगी तब सबको हाय बोल दूंगी। तभी वो गेट को खोलते हैं, तभी बाहर आता है। शेफ माफ कीजिए, हम 5 बजे से पहले डिनर के लिए नहीं खुलते और एंट्रेंस दूसरी तरफ है। रूही बोलती है, ओह मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। शेफ बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रूही बोलती है, मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकती हूँ। खैर मैं स्टाफ के साथ हूँ, तो क्या आप प्लीज मुझे अंदर जाने देंगे। शेफ बोलता है,
सॉरी, लेकिन मुझे ये फैसला लेने की इजाज़त नहीं है, मुझे मैनेजर से पूछने दो। दूसरा शेफ बोलता है, ये सब शोर कैसा है? रूई बोलती है, बॉस शुक्र है आप आ गए। मैनेजर बोलता है, ताचिबाना काफ़ी वक्त हो गया, तुम्हारा हाथ अब कैसा है? रूई बोलती है, आज ही मेरे टांके खुले हैं। मैं यहाँ अपनी चाकू लेने आई थी ताकि घर पर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मैनेजर बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ ताचिबाना, ये नए लड़के हैं जो तुम्हारे ठीक होने तक काम संभाल रहे हैं। लड़का बोलता है, ओह अच्छा, मैं इनसे पहले कभी मिला नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था। मैनेजर बोलता है, कजीता, ये एपेटाइजर शेफ है जिनकी जगह तुम काम कर रहे हो। मैनेजर बोलता है, इनका नाम टोकिया कजीता है और ये तुम्हारी तरह ही 19 साल के हैं। इतनी कम उम्र के बावजूद इनके पास शेफ का लाइसेंस और काम का तजुर्बा भी है, इसलिए ये किचन में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। हमारा इरादा है कि तुम्हारे वापस आने के बाद भी हम इसे काम पर रखें। चलो अभी माफी मांग लो ताकि बाद में कोई मनमुटाव ना रहे। कजीता सॉरी बोलता है। मैनेजर बोलता है, इसके अलावा ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम तैयार हो जाओ वापस आ जाना, ठीक है? रूई बोलती है, ओके। कजीता बोलता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। रूई बोलती है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर सीन नात्सू के कॉलेज पर शिफ्ट होता है। नात्सुओ बोलता है, 1030 येन में से आपका चेंज 300 येन है, प्लीज एंजॉय कीजिए। हाना बोलती है, ओह फुजीकुन, तुम यहाँ काम करते हो? नात्सुओ बोलता है, हाना सेनपाई, हाँ, उन्हें लोगों की जरूरत थी। नात्सुओ बोलता है, क्योंकि ये कैंपस के अंदर ही है तो क्लब खत्म होते ही मैं यहाँ आ सकता हूँ। एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं। हाना बोलती है, समझ गई, सही वक्त पर मिल गए। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी, मैं इसे काफी वक्त से अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। ये लो, इसमें कुछ कहानियां हैं जो मैंने लिखी हैं। नात्सुओ बोलता है, वाह बहुत शुक्रिया। हाना बोलती है, मैंने कुछ ऐसी भी डाली हैं जो तुम फटाफट पढ़ सको, मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी, ठीक है? फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ मन में बोलता है, यार मैं इन्हें पढ़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। पता नहीं ये हाना सेनपाई की स्पेशलिटी क्या है। उन्होंने अपने स्क्रिप्ट्स में हर तरह के जॉनर्स ट्राई किए हैं, लेकिन शायद उन्हें शांत ह्यूमन ड्रामाज लिखना पसंद है। धत तेरी की, मेरा लैपटॉप तो अपार्टमेंट पर है। सोच रहा हूँ क्या मैं रूई या हिनानी का लैपटॉप मांग सकता हूँ। फिर देखते हैं, हिना आती है और बोलती है, घर जा रहे हो? नात्सो बोलता है, हिनानी, क्या तुम अभी काम से छुट्टी करके आ रही हो? हिना बोलती है, हाँ, मुझे लगता है ये पहली बार है जब हम दोनों साथ में घर जा रहे हैं। तुमने कैंपस कैफे में काम शुरू कर दिया है ना? कैसा चल रहा है सब? नात्सुओ बोलता है, याद रखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये उस रिजॉर्ट वाले काम से काफ़ी आसान है। फिर हिना बोलती है, ओह, शायद मैं वहाँ कभी चक्कर लगाऊं, ये देखने के लिए कि तुम अपना काम कैसे करते हो। नात्सुओ बोलता है, अरे बस करो, क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो? हिना बोलती है, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। फिर हिना मन में सोचती है, मुझे लगता है कि ये मेरा मामला नहीं है कि नात्सुओ क्या कर रहा है। फिर हिना बोलती है, कितने सारे लोगों ने युकाता पहना हुआ है? नात्सुओ बोलता है, शायद आज कहीं फायरवर्क्स का शो है। हिना बोलती है, हो सकता है। फिर अनाउंसर होता है, ओमिया की तरफ जाने वाली 1813 की लोकल ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है। नात्सुओ बोलता है, इस वक्त वैसे ही काफ़ी भीड़ रहती है, और अगर शो पर जाने वाले लोग भी आ गए तो ट्रेन बिल्कुल रश आवर की तरह खचाखच भरी होगी। अनाउंसर बोलता है, दरवाजे अब बंद हो रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम ठीक हो हिनानी? फिर हिना बोलती है, हाँ। फिर हिना बोलती है, सॉरी, शायद तुम्हारी शर्ट पर मेरा मेकअप लग जाए। फिर नात्सुओ मन में बोलता है, सब ठीक है, शांत रहो, खुद पर काबू रखो, शांत रहो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो बिल्कुल भी सेक्सी ना हो। नात्सुओ बोलता है, देखो हिनानी, मुझे लगता है सुमिरेगावा फायरवर्क्स डिस्प्ले आज रात ही है। हिना बोलती है, ओह वही, मैंने शॉपिंग आर्केड में इसके पोस्टर देखे थे। अगले स्टेशन पर देखने वाले उतर जाएंगे तब ट्रेन खाली हो जाएगी। स्टेशन अनाउंसर, किंजो किंजो। नात्सुओ बोलता है, फू, अब काफी बेहतर लग रहा है ना, इतने सारे लोगों के बीच मेरा दम घुट रहा था। फिर हिना उसका हाथ पकड़कर उस स्टॉप पर उतार लेती है जहां फायरवर्क देखने वाले लोग उतरे थे। नात्सुओ बोलता है, हिनानी, ये सही स्टेशन नहीं है। फिर हिना बोलती है, हे, क्यों ना हम फायरवर्क्स देखने चले? चैप्टर का नाम है, फिर भी जिंदगी चलती रहती है। हिना बोलती है, वाह कितनी भीड़ है। नात्सुओ बोलता है, हमें शायद कुछ सीट्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हिना बोलती है, मैंने सुना है कि उन्हें आमतौर पर पहले से रिजर्व करना पड़ता है। नात्सुओ बोलता है, हाँ, लेकिन वो ज्यादातर मार्क्ड होती हैं। और फिर हिना बोलती है, देखो वहाँ खाने के स्टॉल्स हैं। फिर सीन चेंज होता है। हिना कुछ खा रही होती है और बोलती है,
कितना स्वादिष्ट है। ये स्क्विड इतने अच्छे क्यों होते हैं? अगर इन्हें नहीं चाहते कि कोई खाए तो इन्हें अपना स्वाद इतना बुरा बनाना चाहिए। नात्सो हंसते हुए बोलता है, क्या ये इतना अच्छा है कि तुम एवोल्यूशन पर ही सवाल उठा रही हो? हीना बोलती है, पता नहीं क्यों पर फेस्टिवल होने की वजह से ये रोज से 5 गुना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। नात्सो बोलता है, सुनो मिस, मुझे एक ऐसी चीज दिखी है जो इस स्क्विड के साथ बहुत जमेगी। नात्सो बियर स्टॉल की तरफ इशारा कर रहा है। हिना बोलती है, बियर और ग्रिल्ड स्क्विड का साथ तो जन्नत जैसा है। मुझे लगता है मैं रोने वाली हूँ। नात्सु-कुन, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती जब तुम भी बड़े होकर ये मज़ा ले पाओगे। नात्सु बोलता है, मैं जिंजर एल से ही खुश हूँ। हिना बोलती है, ये सबसे बेस्ट है। सच कहूँ तो ये सब मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर हिना बोलती है, वहाँ गोल्ड फिश पकड़ने वाला स्टॉल है? नात्सुओ बोलता है, ओ तुमने इसे ढूंढ ही लिया? हिना बोलती है, हाँ बिल्कुल, 1 राउंड के लिए सर। फिर नात्सुओ बोलता है, बस इस बार अपना फ़ोन दोबारा मत गिरा देना, ठीक है? हिना बोलती है, नहीं गिराऊंगी, मैंने आज जुकाता नहीं पहना है, वो पिछली बार मेरी स्लीव से फिसल गया था। नात्सुओ बोलता है, मैंने अभी क्या कहा था? हिना बोलती है, शुक्र है मेरा नया फ़ोन वाटरप्रूफ है। नात्सुओ बोलता है, टेक्नोलॉजी की तरक्की भी कमाल की चीज़ है ना? फिर मन में बोलता है, इसका चेहरा देखकर थोड़ी चिढ़ मच रही है। नात्सुओ बोलता है, मैं तुम्हारी बियर और बाकी सामान पकड़ लेता हूँ। हिना बोलती है, इसे मेरे बैग में डाल दो। तुम्हें भी खेलना चाहिए नात्सुओ-कुन, चलो थोड़ा मुकाबला करते हैं। नात्सुओ बोलता है, हाँ, पर क्या तुम इस खेल में माहिर नहीं हो? नात्सुओ बोलता है, काफ़ी वक्त बाद ये करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर फिर आदमी बोलता है, कमाल का हाथ साफ है बच्ची। हिना बोलती है, मैंने हाई स्कूल में गोल्डफिश पकड़ने के मुकाबले में हिस्सा लिया था। नात्सुओ बोलता है, मेरे तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है। फिर सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम मछलियों को घर नहीं ले जाओगी? हिना बोलती है, नहीं, जब मैं छोटी थी मैंने अपने मम्मी पापा से टैंक और बाकी सामान दिलाने को कहा था ताकि मैं इन्हें रख सकूं। नात्सुओ बोलता है, अच्छा। हिना बोलती है, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही, बस मुझे खुशी है कि गोल्डफिश पकड़ने की मेरी पुरानी इच्छा पूरी हो गई। नात्सुओ बोलता है, सुनकर खुशी हुई। नात्सुओ मन में सोचता है, ये किस तरह की इच्छा थी? फिर हिना मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत वक्त बीत गया जब मैंने इतना मजा किया हो। नात्सुओ बोलता है, तुम्हारी डेट्स का क्या? हिना बोलती है, सच कहूँ तो तनाबे-सान ने मुझे इस हफ्ते फिर से डिनर पर बुलाया है। लेकिन पर मैंने उसे मना कर दिया। हिना बोलती है, अब जबकि तुम उससे मिल चुके हो, तुम्हें तनाबे-सान कैसे लगे नात्सुओ-कुन? फिर नात्सुओ बोलता है, वो मुझे एक अच्छे इंसान लगे। लेकिन नात्सुओ बोलता है, हिनानी, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? फिर नात्सुओ बोलता है, जब वो आया था, तुम्हारी वही पुरानी आदत, जब तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करती हो तो एक तरफ देखने लगती हो, वो फिर से दिखने लगी है। पता नहीं उसे परेशान होना कह सकते हैं या नहीं, बस मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। फिर हीना बोलती है, ये कुछ ऐसा है कि वो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा इंसान है, जैसा तुमने कहा, लेकिन जिस तरह वो बार बार मुझसे कांटेक्ट करता है मेरे कुछ करने से पहले ही, वो थोड़ा थका देने वाला है, समझ रहे हो? मेरी फीलिंग्स अभी तक उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। जब उसने पिछले दिन घर आने के लिए पूछा था तो मैंने पहले मना कर दिया था। मेरा मतलब है हम अभी तक ऑफिशियली डेट भी नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ, लेकिन वो बस जिद करता रहा। फिर हीना बोलती है, नात्सुओ-कुन घर पर ही है, लेकिन मुझे लगा मैंने हाँ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा तुम ऊपर कमरे में लिख रहे होगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे आम स्टफ या पब्स में जाना पसंद है, लेकिन वो हमेशा मुझे बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाता है, और जब मैं आधा बिल देने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे करने नहीं देता। इस वजह से मुझे बस बुरा लगता है। खैर जो भी हो, शायद मुझे बस इसकी आदत डालनी होगी। मेरा मतलब है, तुमने देखा ना मेरी मम्मी कितनी खुश थी। मुझे लगता है वो सच में तनाबेसान को पसंद करती हैं, और बाकी सबको भी लगता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। सच कहूँ तो शायद हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम बस शादी कर लें। फिर नात्सु बोलता है, भाड़ में जाइए सब। अगर तुम इस तरह के एटीट्यूड के साथ शादी करने वाली हो तो मैं इसके 100% खिलाफ हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब लोग तुम पर दबाव डाल रहे हैं, खास तौर पर तब जब तुम खुद भी पक्की तरह से नहीं जानती कि तुम ये चाहती भी हो या नहीं। मेरा मतलब है, ये बात बिल्कुल फजूल है। हिनानी, सिर्फ तुम ही जानती हो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या सबसे सही है, और कोई नहीं। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि तुम फैसला तभी लो जब तुम पूरी तरह तैयार हो, है ना? आखिरकार किसी भी और से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि तुम। फिर तभी फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। हिना बोलती है, लगता है शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है
नात्सू कुछ बहुत ज़रूरी बात बोलने जा रहा था, तभी फायरवर्क शुरू हो गए। फिर हिना बोलती है, क्यों ना हम वहाँ पर बैठ जाएं? हिना बोलती है, वो बहुत प्यारे हैं। नात्सो बोलता है, वो जो रंग बदलते हैं वो काफ़ी कूल है ना। हिना बोलती है, पहले वो ऊपर जाते हैं फिर बिखर जाते हैं, लाल से नीले में बदलते हुए। फिर हिना की पुरानी यादों को याद करते हुए जो उसके दिमाग में चल रही हैं, ये पल सच में बहुत प्यारे थे हिना और नात्सो। फिर हीना रो रही होती है और नात्सू उसे देख लेता है। फिर बोलता है, हीना नी। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। नात्सुओ बोलता है, सॉरी, तुम अभी काफी हेल्पलेस दिख रही थी। अगर तुम कभी भी परेशान हो तो मैं और रूई तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हैं। तुम हमसे किसी भी बारे में बात कर सकती हो, और अगर सुकी को सान से बात करना मुश्किल लग रहा हो तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें थोड़ा इशारा दे सकता हूँ। हिना शुक्रिया बोलती है। फिर हिना मुस्कुराते हुए बोलती है, बस ये जानकर ही मुझे काफी बेहतर लग रहा है। हिना बोलती है, क्या हुआ? नात्सू ने अपना हाथ उसके कंधे पर से हटा लिया है। फिर हिना बोलती है, कितने हार्टलेस छोटे भाई हो तुम, और मैं यहाँ फिक्र के मारे मरी जा रही हूँ। नात्सू बोलता है, ठीक है ठीक है। फिर हिना मन में सोचती है, मुझे माफ कर देना रूई, मुझे माफ कर दो, बस अभी के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो। चैप्टर का नाम है अ न्यू चैलेंज। सीन घर पर शिफ्ट होता है। फिर न्यूज में, आज शाम को सुमीरेगावा फायरवर्क्स डिस्प्ले का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। हिना बोलती है, ओ वही है। रूई बोलती है, सुंदर लग रहा है। रूई बोलती है, किस्मत वाली हो, मुझे जलन हो रही है, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं भी चलती। हिना बोलती है, सॉरी, मैं तो बस घर आते वक्त देखने के लिए रुक गई थी। रूई बोलती है, नात्सू बाथरूम खाली है, क्या कर रहे हो? पॉर्न देख रहे हो क्या? फिर रूई चली जाती है गेट बंद करके। नात्सू मन में सोचता है, ओ भाई, हाना सेनपाई का टैलेंट अब मुझे हैरान भी नहीं करता। उनकी राइटिंग बस बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहानी सस्पेंस और इमोशंस दोनों से भरी है। कैरेक्टर्स, उनकी सोच, माहौल, हर एक चीज़ बहुत गहराई से लिखी गई है। यहाँ तक कि उन्होंने मिडिल स्कूल में जो छोटी कहानी लिखी थी वो भी अपने वक्त से बहुत आगे थी। मुझे लगता है वो उस लड़की से भी ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर नात्सो फोन करता है हाना को। फिर हाना फोन पर बोलती है, हेलो, क्या बात है फुजी? फिर नात्सो चिल्लाकर बोलता है, हाना सेनपाई, प्लीज लिखना जारी रखिए। ओ, इतनी देर रात परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने आपका काम पढ़ा और ये मेरे ख्याल हैं। आपको लिखते रहना चाहिए। नहीं, आपको लिखना ही होगा। अगर आपने रोक दिया तो ये लिटरेरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, और सबसे बढ़कर मैं आपका काम पढ़ते रहना चाहता हूँ। अगर किसी को ऐतराज हो तो आप फर्जी नाम इस्तेमाल कर सकती हैं। काम के साथ साथ लिखिए अगर जरूरत पड़े तो। हाना बोलती है, अच्छा, अगर तुम इस तरह से कह रहे हो तो शायद मैं इसे एक बार और कोशिश करके देखूंगी। मेरी मम्मी को भी शायद ऐतराज नहीं होगा जब तक ये मेरे काम के बीच में नहीं आता। नात्सू बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर बाद नात्सू मन में बोलता है, वाह, इसने तो सच में मेरा जोश बढ़ा दिया है। मैं भी अपना सब कुछ लगा दूंगा, कसम से। मैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूँ? फिर देखते हैं सुताया का कॉल आता है। नात्सुओ बोलता है, हेलो, फुजी बोल रहा हूँ। सुताया बोलता है, ओ फुजी कुन, इतनी देर रात कॉल करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नात्सुओ बोलता है, क्या बात है? सुताया बोलता है, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता था। मैं सीधी बात करता हूँ, मैं सोच रहा था कि क्या तुम हमारे लिए एक इरोटिक स्टोरी लिखोगे? नात्सुओ हैरानी से बोलता है, एक इरोटिक स्टोरी? सुताया बोलता है, हाँ, तुम्हें पता है ना कि बुंगई कातो के पीछे एक इरोटिका सेक्शन होता है। हमारा रेगुलर राइटर थोड़ा बीमार है और मुझे उसकी जगह कोई और नहीं मिल रहा। ये जॉनरा तुम्हारी नॉर्मल राइटिंग से काफ़ी अलग है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? नात्सुओ बोलता है, मैं मदद तो करना चाहता हूँ, पर मैंने पहले ही तय किया है कि मैं ह्यूमन ड्रामास पर फोकस करूँगा जो दिल की गहराइयों को छुएं। मैंने इरोटिका के बारे में कभी नहीं लिखा। सुताया बोलता है, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूँ फुजीकुन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिलन के अमल में भी दिल की इतनी गहराइयां होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है? क्या अपनी कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें बेहतर बनाना ही एक लेखक ऑथर की असली तरक्की नहीं है? नात्सो बोलता है, मैं इसे करूंगा। सुताया बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। अक्षरों की हद 3000 है और डेडलाइन परसों की है। इसका तुम्हें 40,000 येन मिलेगा। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नात्सो फोन रखने के बाद बोलता है, अरे यार। फिर सुबह होती है और तीनों बोलते हैं, क्या तुम अपने अपार्टमेंट वापस जा रहे हो? नात्सुओ हाँ बोलता है। रूई का हाथ अब काफी हद तक ठीक हो गया है, तो अब उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है
और वहां से काम और स्कूल जाना भी ज्यादा आसान है। मम्मी बोलती है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे का इंतजाम है? नात्सुओ बोलता है, हाँ, जल्दी ही मेरे पास काम से इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं अपने सारे खर्चे उठा सकूं। हिना बोलती है, तुम चाहो तो पूरी छुट्टियों तक यहाँ रुक सकते हो। तुम्हें अच्छी तरह खाना चाहिए ताकि गर्मी की वजह से तुम्हारी तबीयत ना बिगड़े। नात्सुओ बोलता है, मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन मैं अपनी राइटिंग पर भी फोकस करना चाहता हूँ। फिर नात्सुओ अपने रूम में आकर मन में बोलता है, खैर देखा जाए तो मैं टेक्निकल तौर पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माना कि ये सिर्फ एक बार का काम हो सकता है, पर जब बात इरोटिका की आती है तो मैं पूरी तरह से अनजान हूँ। इसे लिखने के लिए मुझे अपनी फैंटेसीज को पूरी तरह खुला छोड़ना होगा। मैं भला कैसे ध्यान लगा पाऊंगा जब कोई भी किसी भी वक्त मेरे कमरे में आ सकता है। खैर, मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है। जितना ज्यादा मैं यहाँ रुकूंगा, वापस जाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। फिर रूई आती है और बोलती है, तुम वापस जा रहे हो है ना? नात्सुओ बोलता है, हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम निभाने हैं। फिर रूई मुंह बनाने लगती है। फिर नात्सुओ बोलता है, अब बस भी करो। फिर रूई बोलती है, काश मैं थोड़ी और चिपकू रही होती जब तक तुम यहाँ थे। सुनो, तुम कम से कम एक हफ्ता और नहीं रुक सकते? नात्सुओ बोलता है, इसे ताल देने से हम खुलकर मस्ती नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पता है ना? सुताया-सान ने मुझसे अचानक एक छोटी कहानी लिखने को कहा है, वो भी एक इरोटिक स्टोरी। एक वजह यह भी है कि मैं जा रहा हूँ। रूई बोलती है, एक इरोटिक स्टोरी? नात्सुओ बोलता है, हाँ, एक राइटर बीमार हो गया था तो मैं उनकी जगह लिख रहा हूँ और मैं यहाँ रहकर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए। रूई बोलती है, क्या तुम मेरे बारे में लिखने वाले हो? फिर नात्सुओ एकदम हैरान हो जाता है। फिर रूई बोलती है, मतलब याद है हमारे ट्रिप के वक्त तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में एक इरोटिक कहानी लिखोगे? नात्सुओ बोलता है, मुझे हैरानी है कि तुम्हें याद है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर नात्सुओ एकदम से एक्साइटेड होकर बोलता है, मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस बारे में लिखूं, लेकिन जिस तरह हम मिले वो पहले से ही किसी इरोटिक नॉवेल जैसा लगता है। मैं उसी पर अपनी कहानी बना सकता हूँ। ठीक है, सब तय हो गया। रूई, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? रूई बोलती है, ठीक है। नात्सुओ बोलता है, मुझे देखकर तुम्हारा पहला असर क्या था? क्या कोई चिंगारी भड़की थी? क्या तुम्हें लगा कि किस्मत हमें साथ लाई है? रूई बोलती है, मुझे लगा था कि तुम एक आम लड़के हो, पर बाकी दोनों से थोड़े ज्यादा गुस्से वाले, और मैंने तुम्हारे साथ सोने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा था कि हम फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। नात्सु बोलता है, ओके, फिर उस बारे में क्या? जब तुम मुझे अपने कमरे में ले गए थे, तुम्हें थोड़ा तो घबराहट महसूस हुई होगी, है ना? रूई उसके मन में बोलती है, हे भगवान, मैं सच में इस लड़के के साथ अपनी वर्जिनिटी खोने वाली हूँ। नात्सु बोलता है, क्यों, मैं ही? फिर रूई बोलती है, सच तो ये है कि मैं बस इसे किसी के घर आने से पहले खत्म कर देना चाहती थी, तो देखा जाए तो मैं थोड़ा चिढ़ रही थी कि तुम बार बार रुक रहे थे। फिर नात्सु बोलता है, ये तो बिल्कुल भी इरोटिक नहीं लग रहा है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई गर्मा गर्म ख्याल नहीं आए थे? रूई बोलती है कि बस अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो और थोड़ा मिर्च मसाला लगा दो, आखिर ये कहानी ही तो है। फिर कुछ घंटों बाद नात्सु बोलता है, शुरुआत के लिए इतना काफी होना चाहिए। सवाल ये है कि अब इसे यहाँ से आगे कैसे ले जाऊं? रूई बोलती है, क्या हुआ, लिख नहीं पा रहे? नात्सुओ बोलता है, नहीं, बात यह है कि मुझे लगता है इरोटिका का असली मज़ा शरीर के अनोखे वर्णन में होता है, जैसे कि सीधा कहने के बजाय घूम फिरा कर बात करना इसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाता है। लेकिन ऐसी बातें लिखना मेरी ताकत नहीं है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, और मैं पुरानी किताबों से उनके अल्फाज चुरा भी तो नहीं सकता ना। रूई बोलती है, तो फिर क्या तुम असलियत महसूस करना चाहोगे ताकि तुम्हारे दिमाग के घोड़े थोड़ा तेजी से दौड़ने लगे? नात्सुओ बोलता है, क्या? रूई बोलती है, मुझे लगा शायद इससे तुम्हें लिखने में मदद मिलेगी। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम सच कह रही हो? फिर नात्सु पर्दे डाल देता है। फिर रूई अपनी ब्रा उतार देती है। फिर नात्सु उन्हें छूता है क्योंकि उसे फील लेना था। फिर नात्सु ब्लश करता है और बोलता है, यार मैं कभी इस बात को भुला नहीं सकता कि ये कितने नरम है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मार्शमेलो के जंगल में भटक गया हूँ। सिर्फ ये एहसास ही काफी है मुझे ये महसूस कराने के लिए कि मेरा पूरा जिस्म उनकी नरमी में लिपटा हुआ है। नहीं, ये उससे भी ज्यादा नरम है, जैसे हल्की आंच पर पका हुआ मुलायम टोफू। मिल गया। शुक्रिया रूई, इससे मेरा दिमाग पूरी तरह खुल गया है। रूई बोलती है, सच में? रूई बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ अच्छा लिख पाओगे? नात्सुओ बोलता है, हाँ। फिर मन में बोलता है, रूई शर्मा रही है, क्या वो उत्तेजित हो रही है? फिर रूई से बोलता है, क्या मैं तुम्हें थोड़ा और छू सकता हूँ? रूई बोलती है, जरूर। नात्सुओ मन में बोलता है, उसे थोड़ा पसीना आ रहा है। गाइस, नात्सु ने तो सीन क्रिएट कर दिया। रूई बोलती है, थोड़ा गुदगुदी हो रही है।
नात्सो मन में बोलता है, मेरे हाथ उसकी स्किन से चिपक रहे हैं। ये बहुत नरम और लचीला है, बिल्कुल फिश केक्स जैसा। जबरदस्त। अब बनी ना बात, ये तो कमाल है। नात्सो बीच से ही उठकर लिखने चला जाता है। फिर नात्सु बोलता है, जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ मेरी इमेजिनेशन तेजी से दौड़ने लगती है और दिमाग नए ख्यालों से भर जाता है। इस रफ्तार से तो मैं आज दिन खत्म होने तक अपना पहला ड्राफ्ट पूरा कर लूंगा। नरम जुड़वा पीक्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैंने उन्हें जोर से दबाया तो वो फट जाएंगे, बिल्कुल पानी के गुब्बारों की तरह। और इन नाकाबिले बर्दाश्त पीक्स के ऊपर और भी मुलायम हिस्से हैं। एक गुलाबी चोटी जो देवताओं के चमकते मंदिर की तरह खड़ी है, बिल्कुल को अपनी स्टोरी के लिए बहुत ही। फ्रूट गमीज। फिर रूई कमिंग कर देती है। फिर अगला दिन सुताया बोलता है, तुम तो फरिश्ता निकले, तुम्हारी राइटिंग बहुत ही साफ और असरदार है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये तुम्हारा पहला एरोटिक काम है, लेकिन तुम्हारी सारी मेटाफर्स खाने पीने से ही क्यों जुड़ी हुई हैं? नात्सुआ बोलता है, मुझे लगा अगर मैं जानी पहचानी चीजों का मिसाल दूं तो ये पढ़ने वालों के लिए ज्यादा असरदार होगा। सुताया बोलता है, क्यों ना हम तुम्हारे एक्सप्रेशंस में थोड़ी और वैरायटी लाएं। गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बहुत मजा आया। आज की वीडियो में थोड़ी सैडनेस भी थी और सीरियसनेस और कॉमेडी भी, और इसमें 4 एपिसोड कवर हो गए। तो फिर मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।